हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोग हेल्थ के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और इसका लगभग आधा लेक्चर्स हो गया था। आज हम लोग पूरा इंडियन सोसाइटी का फेयरवेल करने वाले हैं, यानी कि पूरी इंडियन सोसाइटी को धाराशाही करने वाले हैं एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो बस आपको आज बने रहना है, पूरी शिद्दत से आपको लेक्चर देखनी है एंड अल्टीमेटली आपका ये जो इंडियन सोसाइटी का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाने वाली है। ठीक है, और ध्यान रहे कि आने वाले समय में दीपावली और छठ पर्व जैसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो थोड़ी व्यस्तता रहेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हो सकता है लेक्चर्स आने में डिले हो, बिकॉज आपको ही पता है ना, काफ़ी यूनिक फेस्टिवल्स होते हैं, तो अल्टीमेटली थोड़ी सी इंजॉयमेंट होनी ही चाहिए लाइफ में। कल्चरल फेस्टिवल्स है, अगर हम अपने कल्चर को नहीं वैल्यू देते हैं तो फिर हमारी कल्चर जो है वो छूटती चली जाती है, आदतें छूटती चली जाती है। इसलिए जाहिर सी बात है कुछ समय हम आपसे लेंगे ताकि हम अपना पार्टिसिपेशन पर्व में कर सके। तो ये बातें हो गई। चलो आज हम एक बात आपको बताते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। देखो, जब भी आप आंसर राइटिंग करते होगे तो आपको क्या दिक्कत आती रहेगी होंगे। एक तो आता होगा फ्लो, यानी कि जब लिखते हो तो आपको सोचना पड़ जाता होगा, है ना। सोचते सोचते आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड रुकना पड़ता है, फिर आप आंसर लिखते हो, कुछ ही चीजें यादें आती है। तो कैसे इस फ्लो को बनाएं? तो पहली बात तो यही कि आपके पास वो कंटेंट होने चाहिए जिसके ऊपर आप आंसर्स लिख रहे हो, बिकॉज विदाउट कंटेंट आप क्या लिखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि किस प्रकार से आप आंसर्स में कंटेंट ला सकते हो। आपको कुछ पता है किसी चीज के बारे में, अब उसमें और आपको चीजें इन्वॉल्व करनी है, तो किस चीजों पर फोकस खिंचानी चाहिए। तो मेरा मानना है यहाँ तक कि दो चीजें आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। एक है आपका डायमेंशन और एक है आपका स्टेक होल्डर। जैसे इथिक्स में आप स्टेक होल्डर्स की बात करते हो ना, तो जैसे ही आप स्टेक होल्डर को ओपन करते हो तो आप देखोगे कि कोई भी इश्यू हो उसका इम्पैक्ट विभिन्न स्टेक होल्डर्स पर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हमने लिख दिया इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। आप समझो डायमेंशन क्या होता है, स्टेक होल्डर क्या होता है। अब जब हम स्टेक होल्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर एल्डरली भी आ जाएंगे, वोमेन भी आ जाएगा, ठीक है, इंडियन यूथ भी आ जाएगा, ठीक है, और आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो भी आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? स्टेक होल्डर मतलब क्या, पीपल इन्वॉल्व। ठीक है, ये तो मैंने लोगों की बात की। अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका हो गया डायमेंशन और ये हो गया आपका स्टेक होल्डर। अब आप समझो कि अगर क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, लेट से, वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन लेट से कि एग्जांपल लेके ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आए, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है सिर्फ इकोनॉमी के बारे में लिखेंगे, हो सकता है कुछ सोसाइटी के बारे में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको बढ़िया मार्क्स पाना है तो जाहिर सी बात है ना, अगर आप विभिन्न विभिन्न डायमेंशन को ऐड करते हो तो क्या होगा कि जो आंसर चेकर है उनको लगेगा हाँ भाई साहब ब्रॉडर डायमेंशन इन्होंने कवर किया है, तो आंसर्स ऑटोमेटिकली आएंगे। जो एक डायमेंशन लिख के आएगा और जो 5 डायमेंशन लिख कर आएगा, तो जाहिर सी बात है नंबर किनको ज़्यादा मिलेंगे, जिन्होंने 5 डायमेंशन लिख कर आए। उसी प्रकार से कोई इश्यू है उसमें हमने सिर्फ एक स्टेक होल्डर को कवर किया और किसी ने 5 स्टेक होल्डर 6-7 स्टेक होल्डर कवर कर लिया, तो उसका आंसर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गया ना। तो ऐसे में उनके जो मार्क्स फेचिंग क्वालिटी है वो अच्छे निकल कर आएंगे, उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये बेसिक होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे आपका फ्लो नहीं रुकेगा, है ना। आपने एक पॉइंट लिखा, पता चल गया दूसरा स्टेक होल्डर वोमेन है, वोमेन का कुछ ऊपर पॉइंट लिख दिया, पता चला तीसरा स्टेक होल्डर एल्डरली है, एल्डर इनके ऊपर कुछ अपना पॉइंट लिख दिया, तो इससे आपका फ्लो नहीं रुकेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इन्वायरमेंट ले लो, सब में आपको स्टेक होल्डर ढूंढने, और चैलेंजेज वही रहती है कि आपको थोड़ा सा स्टेक होल्डर्स को सोचने में या फिर डायमेंशंस को सोचने में समय लग सकता है, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आएंगे। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन सच ए वे कि आप डायमेंशन को सोच पा रहे हो, तो यू आर ऑन ए राइट ट्रैक। और अल्टीमेटली सोचना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन लिखो, देखिए कि क्या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, क्या डायमेंशन हम ला सकते हैं, इन्वायरमेंट का डायमेंशन ला सकते हैं या इकोनॉमी का ला सकते हैं या फिर आपका पॉलिटी का ला सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का ला सकते हैं। पूरे सिलेबस को घुमा दो, ठीक है, तो अपने आप डायमेंशंस आने लगेंगे। तो ये बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो सकता है कि नहीं है। तो इस एंगल से आपको सोचना है। तो चलो, मैंने शुरुआत में थोड़ी सी बातें बोल दी, बट इट इज़ बेनिफिशियल। कुछ समय बाद हम कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो लाने वाले हैं,
कि कैसे आप 50 सेकंड के अंदर कंक्लूजन बना सकते हो और 50 सेकंड के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हो किसी भी टॉपिक पर। लेकिन चूंकि हमें कुछ समय अभी नहीं मिल पा रही, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब ये वीडियो आएगी तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको आंसर राइटिंग करने में। बाकी तो बॉडी पार्ट्स में आपको डायमेंशन लिखने रहते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर आपका फ्लो बन जाता है तो बॉडी पार्ट्स भी आप भर दोगे अच्छे से। ठीक है, तो बस बने रहना है हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कुछ दिनों की व्यस्तता रहेगी, बट कोशिश जारी रहेगी कि आपको वीडियो मिलता रहे टॉपिक का। उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या टॉपिक कवर करने हैं, बिकॉज इंडियन सोसाइटी तो आपका ख़त्म हो जाएगा और देखते हैं कि क्या टॉपिक करने वाले हैं। बिकॉज जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनका कहना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर करवा दीजिए। तो मुझे लगता है कि उनके कंसर्न्स को थोड़ा सुनना चाहिए। वाई? बिकॉज जो आपका एग्ज़ाम उनका काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में उनको अगर बेनिफिट पहुंचती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मैं देखता हूं, और वो आपके लिए भी, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी उपयोगी होंगी। बिकॉज जो कंटेंट होगा वो आपका विजन आईएएस के जो सेलेक्टेड पेजेज हैं, है ना, करंट अफेयर्स वाले, उन्हीं से होगा। तो आपको भी बेनिफिट कर जाएगा और उनके लिए तो बेनिफिट रहेगा ही। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, होप यू अंडरस्टूड। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं, ये तो शुरुआत कर ही दिए थे हमने। हाँ, ये सब कुछ जो स्टेटस है ना, वो कल भी मैंने आपको बताया था कि याद रखना है। और कीवर्ड याद रखना है। हेल्थ केयर सेक्टर में 2-3 कीवर्ड होते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। तो ये सब कुछ कीवर्ड होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइल्ड हेल्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी। क्योंकि आंसर राइटिंग में ये सब कीवर्ड लिखोगे, रेदर कि आप इसको एलोबरेट करके लिखोगे, तो आपका स्पेस भी बचेगा और आंसर प्रोफेशनल भी लगेगा और इट विल बी ए इम्प्रेशन सेटर फॉर द एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनर। तो ये बात है, ठीक है। जैसे मैटरनल हेल्थ हो गया, ये सब इसीलिए तो मैं आपको कीवर्ड पर फोकस करने की बात करता हूँ। बिकॉज कीवर्ड है तो आपके स्पेस बचेंगे और अल्टीमेटली आप और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। और कंक्लूजन में ना कुछ मिले तो एसडीजी को चिपका देना है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब कुछ करके हमने देखा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम। कहाँ से? हाँ, वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, यहाँ से शुरुआत करना है हमें। तो बेसिकली कोविड-19 के समय आपने सुना भी होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स पर वायलेंस के केसेस देखने को मिले थे, है ना। और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए जाते थे, है ना, इन्फेक्शंस जांच करने के लिए जाते थे, तो उन पर एक प्रकार से वायलेंस देखने को मिलता था। या फिर यूं कहो कि बहुत बार आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टर के साथ वायलेंस किए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी की जान न बच सकी तो इस प्रकार से न्यूज आते रहते हैं। बहुत बार ये न्यूज आपने भी सुना होगा। तो उसी के टॉपिक पर ये आपका मुद्दा है कि अल्टीमेटली व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स इन इंडिया। और आप ही सोचो, हेल्थ केयर वर्कर्स पर अगर वायलेंस होता है या फिर इस प्रकार से एक्टिविटीज देखने को मिलती है, तो पहली बात तो ये कि जो ट्रस्ट है वो टूटता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स इन इंडिया। तो कॉमन फैक्टर्स है, जैसे आपका पुअर फिजिशियन पेशेंट रेशियो, यानी कि डॉक्टर की कमी होना विद रिस्पेक्ट टू द पेशेंट। और इसके बाद आपका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पता चला कि इमरजेंसी वार्ड ही नहीं है, या फिर आपके जो दवाइयाँ ही नहीं है, या फिर प्रॉपर हॉस्पिटल ही नहीं है, ये सब कुछ है। उसके बाद पुअर क्वालिटी ऑफ इमरजेंसी केयर इन हॉस्पिटल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इमरजेंसी केसेस आते हैं उनको ज़्यादा केयर देने की ज़रूरत होती है, और अगर वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है तो लेट्स से कि पेशेंट की जान भी चली जा सकती है। और ऐसे में जो आपके पीपल है वो नाराज हो जाते हैं। इट कैन लीड टू वायलेंस एज वेल। उसके बाद पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। उसके बाद लैक ऑफ इमरजेंसी रिसोर्सेज, लाइक हॉस्पिटल में ब्लड की कमी होना, या फिर लेबोरेटरी सर्विसेज, जैसे आपका जांच करने वाला टीम वो ही ना हो, है ना, पैथोलॉजिस्ट सब जो होते हैं वो सब की कमी हो जाना, या फिर जो ड्रग्स मिलने चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए, उसकी कमी हो जाना। उसके बाद पुअर ग्रीवेंस रिड्यूशल मैकेनिज्म, कि भाई साहब हम बार बार प्रॉब्लम बता रहे हैं लेकिन सुनने को जरूरत नहीं, ये सब आप देखते रहते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, है ना।
कि आप प्रॉब्लम लेकर जाओ और डॉक्टर आप पर फोकस नहीं कर पा रहा है, आपके कंसर्न्स को नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो ये सब चीज़ें निकल कर आती है। उसके बाद इमरजेंसी इनटेक कैपेसिटी ओवरवेल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके हॉस्पिटल्स है उसकी जो कैपेसिटी है इमरजेंसी केसेस को डील करने की, है ना, उसकी क्षमता से ज़्यादा केसेस आ जाती है, जिसके कारण लॉन्ग वेटिंग पीरियड, नॉन अवेबिलिटी ऑफ क्रूशियल इन्वेस्टिगेशंस, या फिर आपका रेफरल करने में भी डिले हो जाता है। यानी कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ना, अगर इलाज नहीं हो पाएगा तो उसको रेफर कर देते हैं, तब ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेंगी कि क्या होगा, रेफरल करने में भी डिले होगी, अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस सब होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव क्राउड। उसके बाद लैक ऑफ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द पब्लिक, तो पब्लिक में भी कहीं ना कहीं जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो रेस्पेक्ट होना चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर्स के प्रति, वो कहीं ना कहीं कभी कभी नहीं देखने को मिलती है। पेशेंट से ज़्यादा जो उनके रिलेटिव्स होते हैं वो वायलेंस हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब भी कभी कभी जो है कानून को हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है अगेंस्ट वायलेंस टू डील। एंड नेक्स्ट इज योर नेगेटिव इमेज ऑफ डॉक्टर्स पोर्ट्रेट इन द मीडिया, है ना, मीडिया में आप चलते हैं ना, आजकल मीडिया ट्रायल चल रहा है ना, यानी कि जुडिशरी से पहले मीडिया ट्रायल चलने लगती है और आरोपी साबित होने लगता है मीडिया में ही, ठीक है। तो उसी प्रकार से मीडिया में निगेटिव इमेज डॉक्टर्स की बनाई जाती है और इससे भी जो इमेज है डॉक्टर्स का वो खराब होता है ना। उसके बाद परसीव्ड इनजस्टिस, यूँ कह सकते हो कि फाइनेंशियल गेन के लिए वो क्या करते हैं, अपने ड्यूटीज को अवॉइड करते हैं। जैसे बार बार ऐसे केसेस आते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है और पता चला वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा है, ठीक है, ये सब बात है। उसके बाद लैक ऑफ सिक्योरिटी, उसके बाद इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी यानी कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो वायलेंस क्रिएट करने वाले हैं उनकी पनिशमेंट नहीं हो पाती, यूँ कह सकते हो कि वो छूट जाते हैं, ठीक है। तो जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये सब मैटर कैसे डील होगा। उसके बाद सीडो इंटेलेक्चुअल, सीडो इंटेलेक्चुअल्स यानी कि एक प्रकार से फेक न्यूज फैलाने वाले, है ना, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले अबाउट द डॉक्टर्स। तो इसके कारण जो मॉरल वैल्यूज है डॉक्टर्स के प्रति वो सब डिक्लाइन होने लगती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो उसका समाधान तो यही है, बेटर ट्रेनिंग दी जाए मेडिकल पर्सोनेल को, ठीक है, अलॉन्ग विथ शो द एम्पैथी, यानी कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट रिलेटेड फीलिंग्स अंडरस्टैंडिंग को समझ सके, ठीक है। और उसके बाद रिड्यूस लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है टू प्रोवाइड द सर्विसेज, जैसे कोविड-19 में हमने देखा है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स यूँ कह सकते हो कि डिजिटल सर्विसेज के माध्यम से केयर प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बाद जनरल रिफॉर्म की जो बात की जाती है फॉर द हॉस्पिटल सर्विसेज, लाइक सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करना, है ना, जो ग्लोबली लेवल पर कंपिटिटिव हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की जाइए एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ये बार बार एक इश्यू रहती है ना कि नर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट जो इमरजेंसी नीड या केयर की ज़रूरत है, पता चला उनको लंबे लंबे समय तक वेट करने पड़ते हैं। और इमरजेंसी केसेस में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनकी सर्वाइवलिटी के चांसेस कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, हॉस्पिटल सिक्योरिटी शुड बी स्ट्रेंथेंड एंड इसको प्रॉपरली इंटरलॉक किया जाए विद द नियर बाय पुलिस स्टेशन, यूँ कह सकते हो कि जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स में। उसके बाद आर्म्स एंड एम्यूटेशंस अलाउ नहीं किए जाए बाय द पेशेंट्स, जो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसिडेंट देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर, या फिर जो आपके एक्सपेंसेस हॉस्पिटल्स डिमांड करती है पेशेंट से, उन सब पर कभी कभी ऑडिटिंग या फिर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। नहीं तो आपने भी देखा होगा, है ना, कोई भी पेशेंट जाता है, पता चला 50 प्रकार का पहले जांच मांगेगा कि ये जांच करवाओ, वो जांच करवाओ, वो जांच करवाओ। अब वो जांच कितनी नेसेसिटी है या नहीं है, कौन जाने क्या, है ना। और इसके बाद देख लो, देयर शुड बी प्रॉपर कंप्लेंट रेडरेशल सिस्टम, ये तो है। उसके बाद सीसीटीवी को इंस्टॉल किया जाए एट हाई रिस्क प्लेसेस, जहाँ पर ये सब इंसिडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव मेडिसिन पर फोकस किया जाए, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब क्या,
आप बीमार हो गए, उसके बाद जो आपका इलाज किया जा रहा है, दवाई या फिर आपका जो ऑपरेशन सब जो भी, और जो प्रिवेंटिव होता है इसमें क्या है कि बीमार होने से पहले आप अपना ख्याल रख लो, यानी कि बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल रखो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, क्लीन वाटर, अनएडल्टरेटेड मिल्क, अनएडल्टरेटेड फूड, ठीक है। तो इन सब से बच के रहो, तो क्या होगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप हेल्दी हो। उसके बाद सेंट्रल लॉ, वही बात बोली जा रही है, सेंट्रल लॉ की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूट की स्टेट वाइज मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हो फॉर एडिक्वेट सिक्योरिटी एट हॉस्पिटल प्रीमिसेस। अभी आप बताओ, हेल्थ जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में है या फिर आपका कनकरेंट लिस्ट में है? तो आपका जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट में है, इसलिए आप देखते रहते होगे वेरियस स्टेट्स के अपने अपने मेडिकल रिलेटेड लॉज होते हैं, ठीक है, एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो ये सब बातें। तो कंक्लूजन वही है कि भाई साहब हॉस्पिटल्स को सेफ जोन के रूप में रिटेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज हॉस्पिटल्स ही कहीं ना कहीं इमरजेंसी नीड प्रोवाइड करते टू द वेरियस पेशेंट, एंड हमारी जो हेल्थ सर्विसेज का एक पिलर है आपका हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे कोविड के दौरान आपने देखा है ना, आखिरकार जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, इन्होंने ही इतने सारे लोगों की जान बचाई, केयर किया, और अल्टीमेटली सेफगार्डेड इंडिया फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड वायरस, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑन पेशेंट्स राइट्स। पेशेंट्स राइट मतलब समझते हो कि पेशेंट के क्या क्या राइट्स होने चाहिए, और संविधान या फिर कोई रूल्स लॉज वो कौन कौन से हैं जो पेशेंट राइट को इंश्योर करता है। तो ये आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको कंक्लूजन लिखना है या फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आर्टिकल 21 का हवाला दे सकते हो कि आर्टिकल 21 जो है उसके तहत जो राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, वो आपका फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ की भी बात आ जाती है। उसके बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल है ना, इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो ड्रग से रिलेटेड यानी कि जो आपके दवाइयाँ सबसे रिलेटेड मैटर्स हैं उनको ये देखता है। उसके बाद क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे जो सोसाइटीज हैं या फिर दूसरे दूसरे देश है उनके पास पेशेंट राइट का चार्टर होता है। पेशेंट राइट का चार्टर मतलब समझते हैं, जैसे आप सिटीजन चार्टर सुनते रहते होगे, यानी कि सिटीजन्स के वो कौन कौन से राइट्स है जो उनको दिए जाने हैं एज पर द टाइम एंड नीड, वो उसमें मेंशन होती है। जैसे बैंक जाते हो है ना, बैंक जाते हैं तो पता चला बैंक के अपने चार्टर होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको इतने समय में अकाउंट खुल जाएंगे, है ना, कोई भी इश्यू हुई तो उसको 24 घंटे के भीतर रोड्रेस कर लिया जाएगा। तो ये होता है आपका कंपनी का चार्टर या फिर बैंक का चार्टर, सब अपने अपने बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे देशों में पेशेंट राइट का चार्टर होता है जो पेशेंट के राइट को इंश्योर करता है, ठीक है, जिसमें आपका प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हों, ठीक है, इन सब की बात की जाती है। उसके बाद राइट टू सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी सेफ्टी या फिर क्वालिटी केयर दी जानी चाहिए वो स्टैंडर्ड्स के आधार पर होनी चाहिए। ये सब आपका बातें कही जाती है, ठीक है। जैसे आपका क्लीननेस हो, है ना, पता चला हॉस्पिटल गए और गंदगी गंदगी, तो वहाँ पर हम ठीक क्या होंगे और बीमार हो जाएंगे, है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। उसके बाद राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर, जिसके तहत अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो उसको केयर प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल हॉस्पिटल्स, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, वो ड्यूटी बाउंडेड है, वो आपका बेसिक इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो इंज्यूर्ड पर्सन है, ठीक है, उनके पास अधिकार है कि इमरजेंसी मेडिकल केयर हासिल करे। और इस प्रकार के केयर को इनिशिएट किया जाना चाहिए विदाउट डिमांडिंग पेमेंट या फिर एडवांस, बिकॉज बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्या बोलेंगे, पहले एडवांस पे करो, पहले पेमेंट दो, तभी हम आपका केयर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सब बात है, तो एटलीस्ट बेसिक केयर हो ताकि उनकी जो आ, और फर्दर डेटोरिएशन ना हो उनके हेल्थ का। उसके बाद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, इंडिया बहुत सारे कन्वेंशंस का मेंबर है, जैसे आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स,
इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, अलॉन्ग विद जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है, वो आपका पेशेंट राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये हमने देखा इस टॉपिक को, होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं हम रोल ऑफ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन टैकलिंग द पेंडेमिक। तो यहाँ पर आपको रूरल हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पता चलेगा, सीधी बात है। और जब हम रूरल हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस निकल कर आती है, डॉक्टर ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल सब ना होना, ठीक है, साथ ही साथ यूँ कह सकते हो कि इमरजेंसी केयर की एसेसिबिलिटी ना होना, ठीक है, अलॉन्ग विथ जो आपके मेडिकल स्टोर्स हैं, ठीक है, उन सब की अवेलेबिलिटी ना होना। तो ये सब कुछ चैलेंजेज है, और ये सब चैलेंजेज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन द सेंस कि जो आपका मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो आपका रूरल एरियाज में रहता है, 70% के आसपास पॉपुलेशन आपका रूरल एरियाज में रहता है, ठीक है। तो आप समझो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में होना। और रूरल एरियाज में ही आपके ट्राइबल पॉपुलेशन भी तो रहते हैं, 90% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन वो रूरल एरियाज में ही रहते हैं। तो अगर हम रूरल एरिया में हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ट्राइबल कम्युनिटीज के हेल्थ को भी इंश्योर कर पा रहे हैं, बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो आपके माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या हैं वो सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ रूरल इंडिया को मजबूत कर पाते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो और अन्य वल्नरेबल सेक्शंस को बेनिफिट पहुंचाता है, चाहे वोमेन हो चाहे आपका ट्राइबल पॉपुलेशन हो, ठीक है। तो होप यूर अंडरस्टैंडिंग। और जब रूरल एरियाज के हेल्थ केयर इंप्रूव हो जाएंगे तो हमारा ओवरऑल हेल्थ केयर जो स्टैंडर्ड्स है वो भी इम्प्रूव होगा, बिकॉज हम देखते हैं ना बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, है ना, उसमें हमारा जो रैंक होता है काफ़ी पीछे होता है। तो अगर हम रूरल एरियाज पर भी फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी रैंक भी इम्प्रूव होगी। तो ये हमने इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताया, वो सब आपको इस मैगजीन में नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी था आपको बताना बिकॉज ये सब से आपकी पर्सपेक्टिव्स बनती है, ठीक है। ये हमने देखा। अब चलते हैं एक और बात जानते हैं, इंडियन रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। तो इंडियन रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को आप 3 डिवाइड में बांट सकते हैं, जिसको हम कहते हैं 3 टायर सिस्टम है रूरल हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत। पहले स्तर पर आपको सब सेंटर देखने को मिलेंगे, दूसरे स्तर पर आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेंगे, और तीसरे स्तर पर आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिलेंगे, ठीक है। तो जब हम सब सेंटर की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति को अगर छोटी मोटी समस्या होती है तो सबसे पहले वो सब सेंटर में जाएंगे, ठीक है, और सब सेंटर में आपका एक हेल्थ असिस्टेंट होगा और आपका ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होंगे। जो आपका हेल्थ असिस्टेंट है वो बेसिकली एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट होगी, और हेल्थ असिस्टेंट एक मेल होगा आपका, और एक आपका ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होगी, ठीक है, यानी कि नर्स कह लो। तो ये हमने देखा। उसके बाद उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आएंगे, और बेसिकली ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो 6 सब सेंटर्स पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है अप्रोक्स, और 4 से 6 बेड यहाँ पर होते हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर, एंड 14 सब ऑर्डिनेट पैरामेडिकल स्टाफ। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टीयर याद रखो कि हाँ इस प्रकार से लेवल होते हैं, और अगर ये लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि जितने सब सेंटर की रिक्वायरमेंट है वो मौजूद होती है, जितने पीएससी की रिक्वायरमेंट है वो मौजूद होती है, या फिर जितने सीएससी की रिक्वायरमेंट है वो मौजूद होती है, तो बेसिकली रेफर करने की समस्या ही नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज अगर छोटे मोटे बीमारी है तो आराम से सब सेंटर में डील किया जा सकता है, अगर यहाँ नहीं डील हुआ तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डील होगा, अगर वहाँ भी डील नहीं हुआ तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डील होगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो जो हेल्थ बर्डन है टर्शरी सेक्टर हॉस्पिटल पर वो भी कम हो सकता है, बिकॉज अगर उन सब पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज हो जाता है तो क्यों ज़रूरत है बड़े बड़े हॉस्पिटल जाने की, है कि नहीं है। ये सब बात निकल कर आती है। तो बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या हो गया, 30 बेडेड हॉस्पिटल या फिर रेफरल यूनिट फॉर 4 पीएससीज, यानी कि 4 पीएससीज के ऊपर एक आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, कहने का मतलब ये हुआ। और यहाँ पर आपका स्पेशलाइज सर्विसेज सब दिए जाते हैं। अब बात करते हैं क्या इश्यू फेस की जाती हैं रूरल
एरियाज में हेल्थ से रिलेटेड। तो पहली बात तो ये कि जो आपका पीएसटीज है ना, जैसे आपका सब सेंटर की बात कर लो या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कर लो या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात कर लो, तो जो आपका पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, है ना, यानी कि सैनिटेशन क्वालिटी या फिर आपका रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बेड्स, ये सब जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, आप देखो कितना कम फुलफिल किया जाता है। 11% सब सेंटर्स या फिर 13% पीएससी या फिर 16% ऑफ सीएससी इन रूरल इंडिया मीट द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि 89% सब सेंटर ऐसे हैं जो प्रॉपर पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को नहीं फुलफिल करते हैं। इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो। उसके बाद डॉक्टर एंड नर्स रेशियो काफ़ी कम होता है, डाटा आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है इनोसेंट एंड इलिटरेट पेशेंट का, ठीक है, या फिर उनके रिलेटिव्स का ह्यूज अमाउंट मांग लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हो कि ज़बरदस्ती जो पेशेंट्स हैं, जब हड़बड़ी में आता है, इमरजेंसी में आता है, तो उसको टर्शरी केयर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहाँ पे वो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और पता चला खूब बिल पे करने पड़ते हैं उनको। उसके बाद अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड पैरामेडिक्स एंड अंडर फाइनेंस, यानी कि यूँ कह सकते हो कि फाइनेंसिंग की कमी, वो तो ओवरऑल हेल्थ केयर में ही है ना। हमने देखा था ना 1.6% एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ केयर में, तो ये बात निकल कर आती है, जिसके कारण आपका लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर आपका मेडिसिन सप्लाई की कमी, जो आपका इक्विपमेंट चाहिए टेस्टिंग के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब की कमी होती है। बिकॉज फाइनेंशियल से ही तो सारा खेल है। उसके बाद बेसिक मेडिसिन नहीं मिल पाते हैं, मेडिसिन लेने के लिए आप जाओ सिटी जाओ ढूंढो इधर उधर, तब जाकर मेडिसिन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हेल्थ कंडीशंस जो है वो और ज़्यादा डेटोरेट हो सकती है। ये बात निकल कर आती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो पहली बात तो अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत है टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। और अफोर्डेबल मेडिसिन टू ऑल के बारे में आपने सुना भी होगा, ये जो आपका कौन सा एक स्कीम है, जन औषधि केंद्र आज, है ना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज, तो वो अभी ओपन किए गए थे हैं लगभग लगभग डिफरेंट रीजन्स में, ताकि सस्ते मेडिसिन प्रोवाइड किए जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका ओपन किया जाए इन द रूरल एरियाज, और स्टूडेंट सबको रूरल एरियाज विजिट करने के लिए बोला जाए, वहाँ की जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है वो समझे, लोगों की हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स को समझे। उसके बाद डॉक्टर्स इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, तो बेसिकली ये कहा जाता है कि एक कंसर्न है कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं पढ़ाई करते हैं और उनको अगर जॉब चाहिए तो वो क्या होते हैं, या तो अर्बन एरियाज या फिर आपका विदेश चले जाते हैं। तो एक बात कही जाती है कि एक मैंडेटरी प्रोविजन होने चाहिए कि जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस सबसे पास करते हैं, ठीक है, तो वो रूरल एरियाज में मैंडेटरीली कुछ पीरियड के लिए सर्व करे बिफोर गेटिंग हिज हर फर्स्ट प्रमोशन। उसके बाद यंग डॉक्टर्स जो आपके सेंसिटिव होते हैं पेशेंट्स को लेकर। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं इसमें रोल निभानी पड़ेगी कि वो कमिटमेंट रहे, साथ ही साथ मिशन लेवल पर वो काम करे कि वो मेडल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे इन द रूरल एरियाज। उसके बाद मेडिकल एसोसिएशन ये कैंपेन करे लोगों के बीच टू एजुकेट देम ऑन प्रिवेंटिंग द लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी कि जो आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आजकल प्रचलन में है ना, कि कोई काम नहीं करना है या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम, ये सब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के एक प्रकार से फैक्टर है। तो अगर लाइफ स्टाइल में अगर हमारा चेंज आता है ना, प्रॉपर हम फिजिकल मेंटल हेल्थ बना कर रखते हैं, तो ये सब जो बीमारियाँ वो नहीं आकर्षित करेंगी। तो कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन तो यही है कि जो आपका पेंडेमिक है इसने जो रिमाइंड किया है हमें कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है कोर सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी सोसाइटी के। बिकॉज अल्टीमेटली भारत जैसा देश जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज आ जाती हैं जैसे कोविड में देखा, तो वो आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अगर मजबूत रहा तो वो इन सब इश्यू को डील करने में सक्सेसफुल निभा पाएंगी, ठीक है। तो ये बातें हैं।
तो जो आपका क्राइसिस है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, उसको डील करने की ज़रूरत है वाया द स्कीम्स लाइक नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये सब इनिशिएटिव लिए गए हैं, आपको ही पता है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो याद रखना ये दो तीन नाम याद रखना, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना या फिर जन आरोग्य योजना या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ताकि आप लिख सको कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे हेल्थ सिस्टम में, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ से लेकर टर्शरी हेल्थ केयर तक, टू डील विथ एनी काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, साथ ही साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तभी जाके हम एसडीजी गोल्स को अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा, होप यू अंडरस्टूड। उतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप नहीं समझ पाओगे, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। अब चलते हैं रोल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इन टैकलिंग द पेंडेमिक, कि आखिरकार रोल क्या रहा है हेल्थ केयर वर्कर का। आप भी सोच रहे होंगे इसमें बात क्या है, हेल्थ केयर वर्कर्स ने ही तो कहीं ना कहीं दिन रात एक करके पूरे जो केसेस थे, है ना, उसको टैकल करने में कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे लोगों की जानें बची, ठीक है। तो ये सब बात है, लेकिन इसको और हम एलोबरेट तरीके से देखेंगे ताकि आप समझ सको। तो बेसिकली जो आपका हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी क्रिटिकल रोल निभाते हैं इम्प्रूविंग द एक्सेस एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द पॉपुलेशन। उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक हेल्थ प्रमोट करना, प्रिवेंट डिजीज, एलोंग विथ हेल्थ केयर वर्कर्स जो आपके एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उसको अचीव करने में भी काफ़ी मदद करते हैं। या फिर सिंपली कहो कि एसडीजी गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जिसमें आपकी बात करती है ना, आपका माल न्यूट्रिशन सब कम करो या फिर आपका पॉवर्टी कम करो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसडीजी के गोल को अचीव करने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद कोविड के दौरान हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रोल को देखा है, ठीक है, ये बात है। अब चलते हैं हम कि किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल सिचुएशन को। तो पहली बात तो मेंबर स्टेट्स को सपोर्ट किए जाए कि वो कंट्रीब्यूट करें हेल्थ प्रोफेशनल में वाया कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस एंड इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। उसके बाद टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। मैप द नेटवर्क्स यानी कि जो भी इंटरनेशनल एंड रीजनल हेल्थ प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें जिनके पास कैपेसिटी है टू सपोर्ट द ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव। उसके बाद जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वर्ल्ड ओवर में उसको लिंक किया जाए ताकि नॉलेज एक्सचेंज हो, इफेक्टिव पॉलिसीज बना सके, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस इंश्योर हो सके इन द हेल्थ केयर एंड सपोर्ट द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट। ये बात हो गई। चलो अब हम आते हैं ट्राइबल्स के बारे में। ट्राइबल्स के बारे में दो तीन डाटा आपको ध्यान रखनी है ताकि आप आंसर लिख सको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम ट्राइबल हेल्थ स्टेटस के बारे में जानेंगे। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल्स की क्या है, रीजन क्या है आखिरकार पुअर हेल्थ एमंग द ट्राइबल्स। तो ये सब देखने के बाद हमारा ये जो चैप्टर है जल्द से जल्द खत्म होने का प्लान है, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यू तो हमने बहुत एलोबरेट तरीके से डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर विजिट करिए और तब आप इसे देख सकते हैं, अदरवाइज इसे भी आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगी, ठीक है। तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड कि 2011 के सेंसस की बात करें तो लगभग 10.4 करोड़ पीपल या फिर 104 मिलियन पीपल ट्राइबल्स हैं जो कंप्राइज करते हैं 8.6% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो ये फैक्ट तो याद रखना ही है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, मोर देन 90% ऑफ द ट्राइबल पीपल लिव इन रूरल एरियाज। तो इसका मतलब क्या है, अगर रूरल एरियाज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ वो रूरल पॉपुलेशन को ही नहीं बल्कि ट्राइबल पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रही है, बिकॉज ट्राइबल पॉपुलेशन भी एसेस नहीं कर पाएगा बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक ड्रग्स या फिर आपके बेसिक जो आपके सर्विसेज होते हैं, ठीक है। तो ये कंसर्न्स निकल कर आती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल का कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ट्राइबल हेल्थ स्टेटस की बात करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, डिजीज बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन एंड कम्युनिकल डिजीजेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लाइक मलेरिया आप देख सकते हो। तो मलेरिया के केसेस की बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन
जो है वो 30% ऑफ द मलेरिया केसेस जो होता है ना वो ट्रैवल में ही देखने को मिलते हैं, और 60% ऑफ मलेरिया रिलेटेड मॉर्टेलिटी जो होती है वो आपका ट्रैवल पॉपुलेशन में होता है। साथ ही साथ लो बॉडी मास इंडेक्स, ये कीवर्ड याद रखना, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज देखने को मिलती है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रिस्पिरेटरी डिजीज। तो आप देख सकते हो ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी निकल कर आती है। सिकल सेल एनीमिया जो कि आपका आयरन की कमी के कारण होता है, ये सब कॉमन होती है ट्रैवल्स में। उसके बाद मेंटल इलनेस एंड एडिक्शंस, जैसे आप देख लो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, इनका कहना है कि 72% ऑफ द ट्रैवल मेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 54, जो कि एक प्रकार से वर्किंग एज पॉपुलेशन ही है, वो टबैको यूज करते हैं एज कम्पेयर टू 56% ऑफ द नॉन ट्रैवल मेन। अब यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से डाटा का एक प्रकार से चीज़ें चलती हैं। कहने का मतलब ये कि अब ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो कितना है, 10 करोड़। नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो आपका कितना है, लगभग मान के चलो 130 करोड़, है ना। अगर हम लेटेस्ट जो आपका प्रिडिक्शन चल रहा है, तो इस 10 करोड़ में आपका 72% कह लो, उसमें से भी क्या, आपका 15 से 54 ईयर्स के एज ग्रुप की बात चल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से डाटा को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अदर इंडिकेटर जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन सब पर भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। कैसे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ट्रैवल्स की है वो आप देख लो 63.9 है। यानी कि एक ट्राइबल व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ऑन एवरेज 63.9 ईयर्स जीने की संभावना होती है, जबकि नेशनल एवरेज क्या है, 67 ईयर्स है। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे इंडिकेटर्स में आप देख रहे होगे, हेल्थ केयर इंडिकेटर्स में नेशनल एवरेज से कम है। अगर आपको फैक्ट भी याद नहीं आ रहा है तो आप ये भी लिख देना, ठीक है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लोअर देन द नेशनल एवरेज, ऐसे भी यूज कर सकते हो अगर आपको फैक्ट नहीं याद आ रहा है। उसी प्रकार से अंडर 5 मोर्टेलिटी, उसके बाद आप देखो 50% एडोलेसेंट एसटी गर्ल्स अंडर वेट है, एंड जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आपका 18.5 से कम है। उसके बाद 80% ट्राइबल चिल्ड्रन अंडर न्यूरिज्ड है और एनीमिया के शिकार है। 80%, समझ रहे हो, 80%। इसका क्या इफेक्ट उनके ह्यूमन डेवलपमेंट, माइंड के डेवलपमेंट पर होगा, फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर होगा। उसके बाद आप देख लो 40% ऑफ द अंडर 5 ट्राइबल चिल्ड्रन इन इंडिया आर स्टंटेड। स्टंटेड यानी कि जिसको हम कहते हैं लो हाइट फॉर वेट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्रैवल की बात करें तो कोई खास नहीं है, बिकॉज 40.6% ऑफ द ट्रैवल्स वो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। जबकि नॉन ट्रैवल्स की बात करें तो 20.5% नॉन ट्रैवल्स वो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। उसके बाद बेसिक एम्यूनिटीज़ की कमी है इनके पास, लाइक टैप वाटर कनेक्शन, सैनिटेशन फैसिलिटीज। उसके बाद एजुकेशन गैप तो देखने को मिलता ही है, आप देख सकते हो 41% एसटी पॉपुलेशन आर इलिटरेट। उसके बाद सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो कहीं ना कहीं ठीक है, देख लो आप 990 आउट ऑफ 1000, ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। कहीं ना कहीं रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये जो आपका सेक्स रेशियो इतना बेहतर कैसे है, क्या उनका कल्चर है, तब जाके पता चलता है ना। और जबकि नेशनल एवरेज देख लो 933, यानी कि 1000 बॉयज़ में 933 गर्ल्स नेशनल एवरेज पर है। तो रीजंस फॉर पुअर हेल्थ एमंग ट्राइबल्स, तो पुअर हेल्थ के क्या कारण है, पहली बात तो अनहाइजीनिक एंड प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक न्यूट्रिश डाइट नहीं लेना जहाँ पर आयरन रिच हो, कैल्शियम रिच हो, ठीक है। साथ ही साथ अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस तो हमने देखा, सैनिटेशन सबकी केयर नहीं होना, या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कि अगर बीमार भी हो जाए तो ठीक नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बहुत ही कम है, एंड लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे पीएचडी डॉक्टर्स में आपका 33% शॉर्टफॉल देखने को मिलता है, या फिर जो आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर से वहाँ पर 84% डॉक्टर्स की शॉर्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। अलॉन्ग विद हेल्थ वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, आशा वर्कर्स, ये सब दिक्कत होता है।
उसके बाद एक तो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम, along with अवेयरनेस एंड मिसट्रस्ट ऑन मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि जो ट्रैवल पॉपुलेशन होते हैं उनको भरोसा नहीं रहता मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर, साथ ही साथ अवेयरनेस भी नहीं रहता, तो इसके कारण वो वैक्सीन हेजिटेंसी या फिर दवाइयाँ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कोई बीमारियाँ हैं वो अपने से इलाज करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती है। अलॉन्ग विथ गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी इश्यू है। ठीक है, जैसे आपका प्रॉपर डाटा ना होना या फिर वीक स्टेट लेवल इंटरवेंशंस, ये कहीं ना कहीं और कंडीशंस को ख़राब किया है अमंग द ट्राइबल्स। तो वे फॉरवर्ड वही है कि रिमोट पॉपुलेशंस यानी कि जैसे ट्राइबल एरिया सब में हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड की जानी चाहिए, मोबाइल मेडिकल कैंप्स होने चाहिए टू इम्प्रूव द आउटरीच इन रिमोट ट्रैवल पॉपुलेशन। तो ये क्या करेगा, ड्रग अवेलेबिलिटी, डायग्नोसिस फैसिलिटीज वो सब उपलब्ध करवाएगा रिमोट एरियाज में भी। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स, यानी कि आप देखते हो बहुत बार जो ट्रैवल पॉपुलेशंस होते हैं वो टफ टेरेंस में रहते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सब वेल डेवलप्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो और प्रेग्नेंट ट्रैवल वोमेन, ताकि उनको जो भी हेल्थ केयर नीड्स मिलनी चाहिए वो मिले। ठीक है, उसके बाद हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम ट्रैवल कम्युनिटी, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि जो हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए ट्रैवल एरियाज में वो ट्रैवल कम्युनिटी से ही हो, ताकि वो जो पॉपुलेशन है ट्रैवल पॉपुलेशन उनकी बात को समझे। ठीक है, अवेयरनेस हो सके, ट्रस्ट जनरेट हो सके। ठीक है, along with other measures like नेशनल ट्रैवल हेल्थ काउंसिल, ट्रैवल हेल्थ रिसर्च सेल, ये सब आपके क्रिएट किए जाएँ, अवेयरनेस जनरेट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो। तो होप आपने ट्रैवल से रिलेटेड जो इश्यू है हेल्थ केयर के ऊपर आपने समझा होगा, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए। ठीक है, तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप आंसर्स को लिख सकते हो, 3A याद रखना है ना, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, तीन चीज़ें हैं। चलो अब चलते हैं फाइनेंस कमीशन। जो 15th फाइनेंस कमीशन गठित हुई थी आपको पता है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NK सिंह, और इनका काम क्या होता है आपको पता है, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के क्या परसेंटेज होने चाहिए बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, इन सब पर वो रिकमेंडेशन देते हैं, और भी ये एडिशनल रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो इन्होंने दिया है हेल्थ केयर के ऊपर, जिसमें से एक रिकमेंडेशन था कि हेल्थ केयर को कंकरेंट लिस्ट में डाल दो। अभी एक क्या होता है आपका हेल्थ केयर स्टेट लिस्ट में, यानी कि स्टेट जो है उस पर अपना एक्सक्लूसिव लॉ बना सकती है और हेल्थ केयर सेक्टर को रेगुलेट कर सकती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में आने से क्या होगा कि सेंटर को भी अधिकार मिल जाएंगे लॉ बनाने के लिए, मेडिकल रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस को मॉनिटर करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि अभी हेल्थ स्टेट लिस्ट में है और उन्होंने रिकमेंड किया था कि इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, कि डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड हो हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट में, यानी कि जो DFI इंस्टीट्यूशन होगा वो बेसिकली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हॉस्पिटल सब में इन्वेस्ट करेगा, ताकि बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके दैट विल कैटर द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ इंडिया। तो भाई आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, ये दोनों बात होती है। पहली बात तो ये फेवर में हम चलेंगे, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू सेंटर, यानी कि सेंटर जो है वो और ज़्यादा एम्पावर्ड होगा, उनके पास पावर आएंगी कि वो हेल्थ केयर सेक्टर को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्लिगेशंस करवा सकता है वेरियस स्टेक होल्डर्स को टू इंश्योर बेटर हेल्थ केयर। उसके बाद रेशनलाइजेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ मल्टीपल एक्ट्स, यानी कि अभी क्या होता है जो भी स्टेट्स है उनके अपने अपने मेडिकल रिलेटेड एक्ट्स एंड लॉज है। ठीक है, तो देर इज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्ट्स, तो एक प्रकार से इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन सब नहीं हो पाता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हो सकता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्ट कर दे, एक कॉमन लॉ बनाकर। उसके बाद सेंटर एक्सपर्टीज टू स्टेट, यानी कि सेंटर की जो एक्सपर्टीज होती हैं वो वैसे भी ज़्यादा होती हैं इन द सेंस कि उनके पास ब्रॉडर टीम होता है, डिपार्टमेंट होती है। ठीक है,
स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उनको इम्पोर्टेंट एंड इनोवेटिव सजेशंस दे सकते हैं विच आर लैक्ड इन द स्टेट्स। ठीक है, तो देख लो, स्टेट ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव द टेक्निकल एक्सपर्टीज टू इंडिपेंडेंटली डिजाइन कम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। तो आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या दिया जाता है रिगार्डिंग पुटिंग देम इनटू द कंकरेंट लिस्ट। एक तो आपका राइट टू हेल्थ पर प्रभाव आ सकता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि फेडरल स्ट्रक्चर, जब भी आपका स्टेट और सेंटर रिलेटेड फैसला आएगा, कुछ भी हो, चाहे वो आपका मेडिकल इश्यू है, एजुकेशन इश्यू हो, कोई भी इश्यू, याद रखना फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज करेगा, ये कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या, कि लेट्स से कि भले ही हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट में, तो सेंटर क्या कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, फंड दे सकता है, ठीक है, गाइडेंस दे सकता है, ताकि एक प्रकार से जो विभिन्न स्टेट के बीच है, सेंटर के बीच, एक प्रकार से कोऑपरेशन प्रभावित, कोऑपरेशन बिल्ड हो सके, है ना। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग पॉलिसी दैट वुड हेल्प स्टेट्स डिलीवर ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जिसके तहत एडिक्वेट, एसेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर देना है सभी को। उसके बाद बर्डन पर ज़्यादा आ जाएगा, चाहे फाइनेंशियल बर्डन की बात करो, जो भी है। उसके बाद ये है सेंटर का अगर ज़्यादा रोल आता है तो सेंटर जो है इनकरेज कर सकते हैं स्टेट्स को, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग, एंड सेंटर खुद अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और वही बात है, जैसे नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिए जाते हैं इंश्योरेंस बेस्ड प्रोग्राम के माध्यम से, आयुष्मान भारत, इन सब ने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए तो इम्प्रूव किया है। तो ये है कि हाँ चलो सपोर्ट दिए जा सकते हैं टू इनकरेज द स्टेट्स। अदर सजेशंस जो दिए गए थे, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, जो यूज कर सकते हो आप एग्जाम में एनके सिंह के द्वारा, तो पहली बात तो ये याद रखना है ना, जब भी आपको कंक्लूजन लिखना पड़े हेल्थ केयर इश्यूज के ऊपर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो लिख देना अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह, दे रिकमेंडेड कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होनी चाहिए वो 2.5% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए बाय 2025, ताकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट हो सके, है ना, सभी को इंक्लूसिव हेल्थ केयर मिल सके। तो ये सब जो बड़े बड़े कीवर्ड है ना, वो सब यूज करना है। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर शुड बी ए फंडामेंटल कमिटमेंट, ठीक है। और हाँ, इन्होंने ये भी कहा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर कोर्स फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। और एक रिकमेंडेशन ये दी गई थी, जैसे अभी हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विस है ना, IAS IPS एंड जो आपका IFOS, मतलब IFS फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। तो एक चौथा ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की बात चल रही थी, ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, जो एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट सबको मदद कर सकता है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी को कम कर सकता है ना, और अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स को इंश्योर कर सकता है। उसके बाद देख लो यूनिवर्सलाइजिंग द हेल्थ केयर इंश्योरेंस। तो अभी हेल्थ केयर इंश्योरेंस काफ़ी कम है हमारे देश में, और सजेशन दी गई है कि इसको यूनिवर्सलाइज किया जाए ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मिनिमाइज हो सके लोगों का। ये सब बात हमने डिस्कस किया और ये टॉपिक आपका होता है ख़त्म, ठीक है। अच्छा लंबा टॉपिक था मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ, 148 पेज, 49, 50, 51, 52, 53। हाँ, अब इसको भी ख़त्म कर ही देते हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ समझने की बात है नहीं। देखो, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो एजुकेशन इज ए पिलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है, नॉट ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, सोसाइटी, प्रोग्रेस, कल्चर, प्रोटेक्शन, ये सब के लिए एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर चाहिए बच्चों का, तो आपका किस किस चीज़ पर फोकस करा जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स एजुकेशन। अब एजुकेशन में आप सब कुछ लिंक करो, स्पोर्ट एजुकेशन, आपका जो आपका टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, स्किल एजुकेशन, इन सब पर फोकस किया जाना चाहिए। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ आपका बुकिस एजुकेशन नहीं, बल्कि हर एक डायमेंशन के जो एजुकेशन आता है, स्पोर्ट्स एजुकेशन, बिकॉज ये फिजिकल स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। उसके बाद आपका ये जो आपका स्किल एजुकेशन है, जो व्यक्ति को स्किल देता है कि हाँ आप जो है अपने लिए कुछ अर्न कर सकते हो, अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो,
तो ये होता है एजुकेशन का। और एक और कि हाँ, सोसाइटी को सभ्य, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल बनाना, ये सब भी एक रोल होता है ताकि सोसाइटी में हार्मोनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। और ये तो मैंने ओवरव्यू दिया आपको। हालांकि एक और इश्यू आपको देखने को मिलता होगा हमारे देश में, वो है कि एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है और जो रट्टाफिकेशन वाली लर्निंग होती है वो ज़्यादा प्रमोट देखने को मिलती है। ठीक है, जिसके कारण जो आपका इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी पहले ही धाराशायी हो जाता है, और जब उम्र बीतती है व्यक्ति की तो क्रिएटिविटी का तो कोई लिंक रहता नहीं है, तो आराम से जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स वो सब निकल कर नहीं आ पाते हैं। बिकॉज सबसे पहली बात, जब भी आपको क्रिएटिविटी इन्फ्यूज करना है ना लोगों में, तो बच्चों से ही होगा। यानी कि जो आपका शुरुआती 5 साल 8 साल की जो उम्र होती है, वो बेसिकली सबसे मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है ब्रेन का। यानी कि उस पीरियड के दौरान जो भी डायरेक्शन ब्रेन को देते हो, तो ब्रेन उसके बाद से उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। तो अगर आप क्रिएटिविटी प्रमोट करते हो अपने बच्चों में, तो जो आपका आगे का समय होगा वो क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए जो बच्चे में वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी इन्फ्यूज होने लगती है, डेवलप होने लगती है। ठीक है, कोई आप ही सोचो ना, कोई व्यक्ति 5 साल के अंदर हमने लेट से कि कुछ क्रिएटिविटी वाली फीलिंग डाल दी, और किसी को हमने 20 साल के बाद क्रिएटिविटी करने की बात करते, तो जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो वो बात निकल कर आती है। तो ये है आपका। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, साथ ही साथ जो अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन है इसके बारे में देखेंगे, क्या ज़रूरत है, क्या बेनिफिट है। उसके बाद ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डिजिटल एजुकेशन कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा था, क्या चैलेंजेज है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। और AACR रिपोर्ट जो हमारी वीकनेस को रिप्रेजेंट करवाता है, वीकनेस ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर आप सुनते रहते होगे, है ना, कि 8 क्लास का बच्चा है बट वो सेकेंड क्लास के टेक्स्ट बुक के मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर जो 9 क्लास के बच्चे हैं ये वो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के बुक रीडिंग नहीं कर पाते। तो ये सब आपका AACR रिपोर्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक कोट आप शुरुआत कर सकते हैं, यू कैन यूटिलाइज दैट इन द एसे ऑल्सो। द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्फ, जो सोचना सिखा दे, है ना। सबसे बड़ी बात यही है एजुकेशन, जो आपको सोचना सिखा दे, कि आप सोच सको, आप अपने बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ये सब बातें है ना, किस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, ये सब बातें। तो अच्छा कोट है, द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस टू थिंक फॉर आवरसेल्फ, सेज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो होप यहाँ आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी बिकॉज 2022 में, मतलब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी, और ये जो है रिप्लेस करने वाला था 1986 का आपका जो एजुकेशन पॉलिसी था उसको। ठीक है, और ये जो पॉलिसी लाई गई इसका एम क्या था कि जो आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, कि वो नीड को फुलफिल कर सके। किस नीड को? 21st सेंचुरी के नीड को। 21st सेंचुरी की नीड क्या है? 21st सेंचुरी की नीड है कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, इन वेरियस सेक्टर, चाहे स्पेस में हो, चाहे आपका डिफेंस में हो, चाहे आपका हेल्थ में हो, चाहे आपका साइबर में हो। समझिए, आजकल का जो समय होने वाला है, या फिर 10 साल 20 साल के बाद जो आप समय देखोगे, वो आपका फिजिकल वॉर नहीं होगा, वो वर्चुअल वॉर होगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क वो इन्फेक्ट किए जाएंगे, और जो भी आपका मिलिट्री कमांड नेटवर्क बेस है उसको प्रभावित किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा जो सिस्टम हो कोलैप्स होगा, और अल्टीमेटली यूँ कह सकते हो कि कोलैबोरेशन ही नहीं हो सकेगी बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। तो आप समझो कि फ्यूचर स्कोप ऑफ वॉर कहाँ जाने वाला है, वर्चुअल वर्ल्ड में जाने वाला है। रियल वर्ल्ड जो आपका फिजिकली आप देखते हो वो नहीं। इसलिए तो आप देखो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, रोबोटिक्स पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको फ्यूचर के बारे में पता है कि इसी तरफ जाना है। तो ये बात है। और अगर हम बात करें इश्यूज क्या रही हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, क्यों कहीं कहीं पर क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिला होगा, तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो डायग्राम बनाकर। ठीक है, जैसे गवर्नेंस एंड एकेडमिक स्ट्रक्चर को लेकर इश्यू रही है, साथ ही साथ अनअकाउंटेड डोनेशंस इसको लेकर इश्यू रही है, लर्निंग एम्फेसिस
साथ ही साथ 3 लैंग्वेज फार्मूला है ना, 3 लैंग्वेज फार्मूला हम बताएंगे आपको। फंडिंग इश्यूज, रिसर्च क्राइसिस, डिमांड सप्लाई मिसमैच। डिमांड सप्लाई मिसमैच मतलब समझते हो कि इंडस्ट्री को पार्टिकुलर स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। पता चला कि जो एकेडमिया है या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेज है, वो उस टाइप के स्किल को ही नहीं प्रमोट कर रही है उस, तो अल्टीमेटली जो वो निकल कर आएंगे वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री उसे एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो स्किल जो चाहिए थे वो उनके पास है नहीं, तो इंडस्ट्री एब्जॉर्व नहीं करेगी। तो ये सब बात होती है डिमांड सप्लाई मिसमैच। तो जो पहला इश्यू आता है नॉलेज जॉब मिसमैच, यानी कि जो नॉलेज दी जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है वो टैली नहीं कर पाता। समझ में आया आपको? यानी कि जो स्किल्स की ज़रूरत होनी चाहिए इंडस्ट्री में वो स्किल्स इम्पार्ट ही नहीं किए जाते हैं, तो क्या होगा, वेरियस जॉब्स अनएसेसेबल हो जाते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ इनॉर्मस रिसोर्सेस, यानी कि ये बोला गया है, टारगेट रखा गया है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है एजुकेशन में 6% ऑफ जीडीपी हो। लेकिन कैसे संभव है? बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमारे देश में लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि काफ़ी कम टैक्स कलेक्शन होता है, और ऐसे में 6% जीडीपी एजुकेशन में देना एक चैलेंजिंग होगा। बिकॉज अदर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, यहाँ पर सब भी खर्च जाते हैं। उसके बाद कॉपरेशन फ्रॉम स्टेट्स, ये भी एक दिक्कत वाली बात है, बिकॉज बहुत सारे स्टेट जो हैं वो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर सहमति नहीं जता रहे हैं, उनके कंसर्न्स है। लाइक आप देख लो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल को लेकर। उसके बाद इनएडिक्वेट चेक्स ऑन डोनेशंस, यानी कि डोनेशंस जो आपके देखने को मिलते हैं है ना एडमिशन के दौरान, या फिर हायर फीस कलेक्ट किया जाता है फॉर एडमिशन, तो इन सब को कैसे चेक किया जाए, कैसे इस पर लगाम लगाया जाए, कोई आपका बात नहीं कहा गया है। उसके बाद फंडिंग का इश्यू है, ये तो हमने देखा। उसके बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला एक बड़ा इश्यू है। देखो 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या था कि जो आपके स्कूल एजुकेशन होंगे ना वो 3 लैंग्वेज पर आधारित होंगे, जिसमें जो 2 लैंग्वेज होंगे ना वो आपके इंडिजीनियस होंगे, एक आपका बाहरी लैंग्वेज भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है मुंबई में, ठीक है, अब उन्होंने एक मराठी लैंग्वेज लिया, ठीक है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज लिया, ठीक है, या फिर फ्रेंच लिया, जो भी है, तो जो आपका एक और लैंग्वेज होगा वो आपका इंडिजीनियस लैंग्वेज होना चाहिए। तो हो सकता है वो हिंदी ले ले, ठीक है, हो सकता है वो अदर इंडिजीनियस लैंग्वेज ले ले। तो ये है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद लर्निंग पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल स्किल्स, ये सब को प्रमोट किए जाएंगे। और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम करने की बात चल रही है संस्कृत को, ताकि जो एंशियंट इंडिया के प्रति नॉलेज है वो बढ़े बच्चों में और कंट्रीब्यूट करे मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, इसमें भी चेंजेस लाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और जो आपका DUT है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, इस चेंजेस को क्रिटिसाइज कर रही है, कह रहे हैं कि इट विल लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स विद इन ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन यूनिवर्सिटी। वे फॉरवर्ड वही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, बिकॉज एजुकेशन करंट लिस्ट में है, तो सेंटर वेरियस स्टेट का कोऑपरेशन होना चाहिए, सर्वसहमति से पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाएगी। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अलॉन्ग विथ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, जिस पर फोकस होना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, है ना, लेबर मिनिस्ट्री, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन होती है तो कहीं ना कहीं जो नीड है वेरियस सेक्टर्स की वो भी फुलफिल होगी, और जो स्टूडेंट्स की नीड है वो भी फुलफिल होगी। तो कंक्लूजन वही है कि जो एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, ये 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंटल सेक्टर्स है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी देश में, ठीक है। और SDG गोल्स को फुलफिल करना है तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है, बिकॉज SDG गोल 4 वो एजुकेशन की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो आप देख सकते हो चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, ये सब कुछ ऐसे पिलर है जिस पर देश की स्ट्रेंथ टिकी हुई रहती है ना। अगर ये जो फाउंडेशन है यही अगर वीक रहेगा तो देश जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकेगा, ठीक है।
तो वो सब बात निकल कर आती है। तो ये हमने देखा। देखो, एक बात तो आपने बार बार सुनी होगी कि जो बच्चों के ब्रेन का विकास है ना, वो 5 साल के भीतर भीतर मैक्सिमम होता है। तो यही एक ऑब्जेक्टिव होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, बिकॉज अगर हम उनको प्रॉपर चाइल्डहुड केयर देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर इंश्योर करते हैं, तो ये आने वाले जो भी उनके लाइफ पीरियड होंगे वो उनको बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका डेवलपमेंट की बात करें, क्रिएटिविटी इनोवेशन की बात करें, ठीक है, या फिर आपकी लर्निंग क्वालिटी की बात करें, एबिलिटी की बात करें, तो इन सब में अगर मेहनत हासिल करवानी है तो शुरुआत से ही बच्चों में ये सब जो कल्चर है, प्रैक्टिस से वो इन्फ्यूज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बात निकल कर आती है। और आप देख सकते हैं यूनिसेफ के अनुसार अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल 8 years ऑफ एज। जो आपका ECCE है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर इज मोर देन प्रिपरेशन फॉर प्राइमरी स्कूल। सिर्फ प्राइमरी स्कूल नहीं कि उसको स्कूल भिजवा दो और रटिफिकेशन करवाओ और रिजल्ट लेकर आओ, ऐसा नहीं। इट इज वेरी ब्रॉडर कंसेप्ट। ये जो है बच्चों की भविष्य तय करता है, देश का भविष्य तय करता है। ठीक है, एज वेल एज सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी, पीस, इन सब को भी इंश्योर करता है। समझ में आया? तो यहाँ पर आप देखिए, इट एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग, एज वेल एज फिजिकल नीड्स, है ना। फिजिकल नीड्स यानी क्या, जब खेलेंगे कूदेंगे तभी तो उनकी शरीर बनेगी। ठीक है, स्ट्रेंथफुल होंगे वो, ताकतवर होंगे वो। और हार जीत जब वो फेस करेंगे तो अल्टीमेटली उनको फीलिंग आएगी कि हार जीत एक खेल है। ठीक है, तो लाइफ में उतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रहेगी। तो ये सब बात निकल कर आती है। और आप देख सकते हो टारगेट 4.2 ऑफ द SDG गोल 4, इसका एम क्या है कि जो भी गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनके पास क्वालिटी एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर प्री प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। ये टारगेट का इस्तेमाल आप कंक्लूजन में करना। ठीक है, अब ज़रूरी क्यों है ECCE की, तो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो आपको भी पता है ना, ग्रोथ का पीरियड होता है। इस पीरियड में ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड पर फोकस किया जाता है। उसके बाद ये जो स्टेज है, ये जो पीरियड है, वो इन्फ्लुएंस करता है और बच्चे प्रभावित होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं या फिर जिस पीपल के साथ वो रहते हैं। तो अगर मान के चलो कि उनको गलत इन्वायरमेंट शुरुआत में मिल गया, तो वो जो चीज़ें हैं ना उनके दिमाग में घुसने लगेगी, और ऐसे में वो जब जैसे जैसे बड़ा होंगे वो चीज़ें प्रभावित उन्हें करेगी। तो जिसके कारण आप देखते होते होगे क्राइम सब जो निकल कर आती है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का काफ़ी बड़ा प्रभाव होता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट, जो सोसाइटियल इन्वायरमेंट उन्हें मिलती है। उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो यूँ कह सकते हो कि आने वाले समय के लिए उनकी लर्निंग या फिर डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज होता है। तो बेनिफिट की बात करें तो एक तो सोशलाइजेशन, यूँ कह सकते हो जब बच्चे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पाते हैं तो वो ज़्यादा सोशल बनते हैं। और सोशलाइजेशन का मतलब क्या, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव बनते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वो जो शाय नेचर है ना वो ख़त्म होती है। नहीं तो आप देखते हो कि बहुत सारे व्यक्ति शाइनेस फेस करते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है अंदर ही अंदर। तो जो ह्यूमन एंड सोशल बींग्स है वो वैसे तो सोशलाइजेशन का उनका मुख्य बिंदु होता है, लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन लगातार शाइनेस रहने के कारण वो जो है सोशलाइजेशन से दूर भी चले जाते हैं। इसलिए इस आदत को ख़त्म करना है तो आपका ECC की भी ज़रूरत होती है, बच्चों में शुरुआत से ही डेवलप करवाया जाता है। उसके बाद कॉपरेशन, तो अदर बेनिफिट की बात करें तो बेसिकली आप देख लो कॉपरेशन डेवलप होता है बच्चों के बीच में, है ना, अलॉन्ग विथ होलिस्टिक डेवलपमेंट। हर एक एस्पेक्ट जो पर्सनैलिटी की होती है वो सबका विकास होता है, चाहे वो सोशल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो। साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक इंथ्यूजम, एक जिज्ञासा जागृत हो जाता है बच्चों में अगर ECCE पर फोकस किया जाता है तो।
ठीक है। यानी कि हमेशा वो लर्नर के रूप में रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर जो ज्ञान है वो बोझिल लगे। वो अगर शुरुआत से लर्नर के रूप में उनको डेवलप किया जाता है तो हमेशा वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहेंगे। तो मज़ा भी आता है जीवन में अगर कोई व्यक्ति लर्नर है तो। ठीक है, सब कुछ उनको सीखने में आनंद आता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड टीम वर्क स्पिरिट प्रमोट होती है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम आती है। और उसके लिए वेलबींग का अगर सेंस है, यानी कि हम अगर स्वस्थ है इस प्रकार की महसूस हमें हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मोर एंड मोर क्रिएटिविटी इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम भी बीमार है, ठीक है, पता चला हम जो है कोई विचार पर अटके हैं, सोच रहे है ना, तो वो निगेटिवली अफेक्ट करता है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि थिंकिंग डेवलपमेंट करता है, जो आगे वाले आने वाले समय में मदद करती है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो या फिर आपका माइंड का डेवलपमेंट हो या फिर जो भी है। तो अब बात करते हैं ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। तो बेसिकली ये तो हमने पढ़ा ही है ना, बस प्रीलिम्स के लिए याद रखना, वैसे पूछा नहीं जाएगा। ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया ना, इट इज़ एन आउटकम ऑफ ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये तैयार कौन की थी? के कस्तूरी रंजन कमेटी की अध्यक्षता में। तो ये बात है। और इसमें एक सजेशन है जो आप भी यूज कर सकते हो। इसमें बोला था कि जो राइट टू एजुकेशन है ना, उसका अभी क्या एलिजिबिलिटी है, 6 से लेकर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो बोला कि 6 एज को और कम कर कर 3 से लेकर 14 कर दो, ताकि जो प्री स्कूल के बच्चे हैं ना वो भी इसके दायरे में आ जाए। तो ये बात है। और इसके लिए आंगनबाड़ी लोकल स्कूल सबको इंटीग्रेट करने की बात हुई थी। साथ ही साथ इसमें जो 3 से 8 ईयर्स के बच्चे हैं, 3 साल से 8 साल के बीच के बच्चे में प्ले एक्टिविटी डिस्कवरी सबको इनकरेज किया जाएगा। तो आप समझो कि ये एक प्रकार से बच्चों में शुरुआती दौर में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ, सेंस ऑफ टीम वर्क, सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, ये सब कल्चर डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। along with high quality early childhood care and education। उसके बाद सपोर्ट टू फैमिलीज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि वैसे फैमिली जिनके घर में लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा कि वो सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके यंगर चिल्ड्रन को। तो ये बात है। उसके बाद एसोसिएटेड चैलेंजेस की बात करें, क्या चैलेंजेस निकल कर आती है? तो पहली बात तो ट्रेन टीचर्स की कमी है हमारे देश में। ठीक है। उसके बाद आंगनबाड़ी में एक तो क्वालिटी नहीं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जो स्पोर्ट्स के होने चाहिए फैसिलिटीज वो नहीं। और ये देखा गया है कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 6 वो ज़्यादा हैं, यानी कि उनकी संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 2 and 4। उसके बाद ट्रेंड टीचर्स की कमी है ना, यानी कि यूँ कहो कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिलती। उसके बाद प्राइवेट प्री स्कूल्स जहाँ पर आपका फॉर्मल टीचिंग को प्रमोट किया जाता है, रट्टाफिकेशन को प्रमोट किया जाता है, प्ले बेस्ड लर्निंग नहीं। आज भी आप देख सकते हो, है ना, जॉब पढ़ना है तो पढ़ के क्या करना है, तो बस जॉब, है ना। तो उसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, वो सब प्रभावित होती है। उसके बाद देख लो, एक स्टडी का रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि 2017 की जो स्टडी है कंडक्ट की गई किसके द्वारा, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जिन्होंने आंगनबाड़ी या फिर लेस देन 6 ईयर्स के बच्चे जिन्होंने या तो प्राइवेट स्कूलिंग की हो या फिर आपका आंगनबाड़ी में गए हो, ठीक है, तो उनको जो स्कूल रेडीनेस कम्पिटेंसी चाहिए, इफ़िशेंसी चाहिए, वो एक्चुअली नहीं डेवलप हो सकी। इवन जो है कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन देने से। कहने का मतलब यही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन प्राप्त प्रोवाइड किया जा रहा है जिनके भी द्वारा, वो कहीं ना कहीं इनके डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं या फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। वे फॉरवर्ड वही है, टीचर ट्रेनिंग, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी करो टू द क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। उसके बाद डिजिटल एजुकेशन। कोविड के समय में डिजिटल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, आपको भी पता है ना। और इस 2 साल के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है, ये भी आपने देखा होगा। साथ ही साथ जो ऑनलाइन कंटेंट है वो ज़्यादा अवेलेबल हुए हैं। और डिजिटल एजुकेशन का दो बड़ा फ़ायदा है।
एक तो वाइडर एसेसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट भी कम पड़ता है, लेकिन इसके अपने ही चैलेंज है ना। सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे अपने दोस्तों के बीच, है ना। वर्चुअल फ्रेंड बनेगा, है ना, फिजिकल फ्रेंड नहीं बनेगा। वर्चुअल कांटेक्ट होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब निकल कर आता है। तो डिजिटल एजुकेशन का डेफिनेशन आप देख लो, एक प्रकार से इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। इसको टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग भी कहते हैं या फिर ई लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें संवैधानिक प्रोविजंस क्या है जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ये सब भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। तो पहली बात तो ये कि पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से एजुकेशन को एलोंग विथ अदर सम सब्जेक्ट्स उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। वो अन्य कौन से सब्जेक्ट थे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स में ही आपका एजुकेशन की बात की जाती है, आर्टिकल 21A। मैं इस पर एलोबरेट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज यू नो ऑलरेडी, मैंने इसको बार बार पढ़ाया भी है। तो आर्टिकल 21A की बात करें तो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। फिर आर्टिकल 28 की बात कर लो, आर्टिकल 29 की बात कर लो, आर्टिकल 30 जिसमें आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद डीपीएसपी की बात करें तो देख लो, डीपीएसपी में आपको ही पता है आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। फिर आर्टिकल 45 जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की बात की गई है, साथ ही साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों का ये केयर करता है। ये जो आपका 6 से लेकर 14 ईयर्स ऑफ एज को जो कंपलसरी एजुकेशन की बात है ना, पहले ये डीपीएसपी में होती थी, उसको फिर मूव कर फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, जो आप देखते हो आज आर्टिकल 21A में। तो जो आपके चिल्ड्रेन थे बिलो द एज ऑफ 6, तो उनके लिए एक प्रोविजन डाला गया था डीपीएसपी में, वो है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 46 की बात करें तो ये स्पेशल केयर की बात करता है, टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शंस। ये याद रखना है आपको, ठीक है, आर्टिकल 46। तो क्या चैलेंजेज है डिजिटल एजुकेशन को लेकर? पहली बात तो प्रॉपर स्टडी रूम नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप पता चला कि डिजिटल क्लास ले रहे हो, पता चला पीछे से आवाज़ आ रही है, कब आ रही है, पेपर ही है, ऐसे ऐसे करके कुछ आवाज़ आती है ना, तो ये सब बात निकल कर आती है। उसके बाद देख लो आप, इनएडिक्वेट इंटरनेट पेनिट्रेशन, हाँ, ये जो आपका रूरल वर्सेस इन अर्बन एरियाज हो गया आपका, ठीक है। तो देख लो, ओनली 42% ऑफ अर्बन एंड 15% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इनके पास इंटरनेट एक्सेस है। तो ये एक डाटा याद रखना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये सब जो डाटा है, इससे ये पॉइंट भी निकल कर आती है कि 2/3 ऑफ द चिल्ड्रेन वो जो है ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्लो इंटरनेट स्पीड, है ना, जिस कारण आपका बफरिंग सफरिंग ये सब होता है। उसके बाद देख लो, नो स्टैंडर्ड पॉलिसी गाइडलाइंस क्या हो, है ना। तो वैसे तो एक प्रयागता गाइडलाइन शायद लाया गया था कोविड के दौरान, आपने सुना भी होगा, हमने इसको कवर भी किया था आई थिंक पिछले लेक्चर में। उसके बाद सोशल कोहेशन नहीं, यानी कि यूँ कह सकते हो कि पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है ना, शिक्षा फ्री में दी जाती है, तो महिला या फिर पुरुष बच्चे सब आराम से स्कूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल एजुकेशन है, लेट से कॉस्टली है, तो बहुत सारे पेरेंट्स फीमेल को अलाउ नहीं करेंगे टू गेट सर्विसेज, है ना, क्लासेस, ये सब बात निकल कर आती है। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग अलॉन्ग विथ इश्यू ऑफ पेरेंटिंग, ये सब बात है। अब चलते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल एजुकेशन के साथ। तो पहली बात तो ये कि लर्निंग पेस को बढ़ा देता है, यानी कि मोर एंड मोर एसेसिबिलिटी होता है, फास्टर लर्निंग कर सकते हैं, नहीं समझ आए तो बार बार आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। साथ ही साथ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोर्सेस, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस जो भी है। उसके बाद मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन कन्वेंशनल लर्निंग, ये तो हमने आपको बताया था। साथ ही साथ कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट है,
उसके बाद अपडेटेड नॉलेज मिलेंगे आपको, बेटर एनिमेशन, पिक्चर्स, सिमुलेशंस। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसकी एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन की आप कहाँ पर हो, विदेश में भी हो तभी आप एसेस कर सकते हो, या फिर हमारे देश में भी हो। जैसे हम आपको पढ़ा रहे, तो आप हो सकता है कोई साउथ इंडिया के होंगे, नॉर्थ इंडिया के होंगे, ईस्ट इंडिया के होंगे, वेस्ट इंडिया के होंगे, लेकिन यू आर असेसिंग दैट और नॉट। तो ये एसेसिबिलिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, बियॉन्ड द बॉर्डर्स और द बैरियर्स, आइदर सोशल बैरियर, फिजिकल बैरियर, जो भी है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिए है तो मैंने आपको बताया भी था। स्वयं पोर्टल है आपका, स्वयं प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, दो तीन बात जरूर याद रखना। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेटेस्ट जरूर याद रखना। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ये बात है। तो वे फॉरवर्ड में आप देखो, ऑनलाइन एजुकेशन को मोर इफेक्टिव बनाना है, शॉर्टर हो बट क्वालिटी डिस्कशन हो, रेदर देन लॉन्ग लेक्चर्स की बस बोलते ही जा रहे यार, बोर कर दे एकदम। जैसे चलता है ना स्कूल में, बस बोले जा रहे, किताब को ही बस चिपकाए जा रहे, तो बोर हो जाता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद फोकसिंग मोर ऑन नॉलेज एस्पेक्ट, नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करने चाहिए, स्किल पर भी अब फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज नॉलेज प्लस स्किल ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को कैपेबल बनाता है, इनेबल बनाता है टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिर्फ नॉलेज जो है वो काम नहीं आता। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके नॉलेज गेन कर लिए, लेकिन मेरे पास स्किल ही नहीं है पढ़ाने की, तो उस नॉलेज का हम करेंगे क्या जब तक वो यूटिलाइज ना हो। यूटिलाइज तभी होगा ना जब हम पब्लिक में आपके सामने हम अपने नॉलेज को रखते हो और आप उसे अप्रिशिएट करते हो। विदाउट अप्रिशिएशन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेनिंग नॉलेज, ये बात निकल कर आती है। अब चलते हैं द लास्ट टॉपिक। ठीक है, और हमारा ये जो चीज़ है सोसाइटी वाला ख़त्म होगा। काफ़ी लंबा लेक्चर लगता चला गया, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था इसको ख़त्म करना है, तो ख़त्म कर ही रहेंगे। ठीक है, वैसे इतना लंबा बोलते बोलते मेरा गला भी दर्द हो गया, लेकिन मुझे कंप्लीट करना है तो करना है। चलो, जब हम बात करते हैं एसीआर रिपोर्ट की, तो ये असल में एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक एनजीओ, आपने सुना भी होगा, एनजीओ प्रथम, है ना, कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, तो उनसे एसोसिएटेड है ये। और ये बहुत सारे इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई 8 क्लास का बच्चा है, वो सेकेंड क्लास की रीडिंग कंप्रिहेंशन नहीं कर पाता, या फिर यूँ कह सकते हो कि मैथ स्किल्स नहीं सोल्व कर पाते, तो ये सब यहाँ से निकल कर आते हैं। तो जब हम बात करें एसीआर की, और ये आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, अगर एजुकेशन से रिलेटेड आता है जहाँ पर सुधार करने की बात है तो ये यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो एसीआर है ये नेशन वाइड सर्वे है रूरल एजुकेशन के बारे में, एज वेल एज क्या लर्निंग आउटकम्स है बच्चों का रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स या फिर अर्थमेटिक स्किल्स में। और एनजीओ प्रथम इसे कंडक्ट करती है। और ये जो एसीआर 2020 कंडक्ट की गई, ये कोविड के दौरान कंडक्ट की गई थी, और ये फ़ोन बेस्ड था, फ़ोन पर कॉल करके सर्वे लिए जा रहे थे। ठीक है, सितंबर में कंडक्ट की गई थी, जब 6 महीने हो गए थे लॉकडाउन या स्कूल क्लोजर के। तो क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आए, तो पहला ऑब्जर्वेशन टेक्स्ट बुक एसेसिबिलिटी को लेकर है। यानी कि 20% रूरल चिल्ड्रन ऐसे थे जिनके पास टेक्स्ट बुक्स उनके घर में नहीं थी, यानी कि 80% स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक थे, 20% के पास नहीं थी। ठीक है, दूसरा एनरोलमेंट रेशियो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि 5.3% ऑफ द रूरल चिल्ड्रन जिनकी उम्र 6 से 10 ईयर्स की है, उन्होंने स्कूल में इनरोल ही नहीं किया 2020 में, जबकि 2018 में जो इनरोलमेंट रेशियो था वो 1.8 था बिटवीन दिस एज ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक इसने एनरोलमेंट रेशियो का इफेक्ट किया। उसके बाद एनरोलमेंट रेशियो इन गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो पता चला कि कोविड के दौरान गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा। क्यों? बिकॉज आपको पता है ना, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बर्डन पैसे कैसे पे करते, तो उन्होंने स्कूल से बच्चे को निकाल लिया और अल्टीमेटली गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल दिए। तो इसीलिए आपका एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता हुआ दिखा था और प्राइवेट स्कूल में ड्रॉप देखने को मिला था। उसके बाद स्मार्टफोन कंसर्न की बात करें तो इसमें यह बोला गया कि 24.3% ऑफ द चिल्ड्रेन ने कहा है कि उन्होंने कोई भी लर्निंग मटेरियल स्कूल से नहीं मिली। ठीक है, बिकॉज उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, तो वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे कंटेंट को।
उसके बाद फैमिली एजुकेशन का भी एक रोल निकल कर आया। कहा गया कि वैसे फैमिली जो हाई एजुकेशनल है, या फिर यूँ कह सकते हो कि हाईली एजुकेशनल फैमिली है, तो उनमें ओनली 17% बच्चे ऐसे थे जिनको लर्निंग मटेरियल नहीं मिला, जबकि लो एजुकेशन हाउस होल्ड्स में लगभग 40% ऐसे बच्चे थे जिनको एजुकेशनल मटेरियल्स नहीं मिला, बिकॉज जिनके पास स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, साथ ही साथ यूँ कह सकते हो कि पैसे की तंगी है, बहुत सारी बात होती है। उसके बाद लर्निंग एक्टिविटी पर क्या बात निकल कर आई, तो बेसिकली एक सप्ताह का जो सर्वे चला था, तो उसमें ये बोला गया कि इस सर्वे के पीरियड में लगभग 3 में से 1 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोई भी लर्निंग एक्टिविटी उस वीक में नहीं की। समझ में आया? कोई भी लर्निंग एक्टिविटी नहीं। और ये बात है, तो अपॉर्चुनिटीज क्या निकल कर आती हैं, तो वही बात है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या निकल कर आती है यहाँ से हमें, कि जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली फॉर द लोअर क्लास, ये बेसिकली टीचर सबसे गाइडेंस ले और एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए। तो उसके बाद एजुकेशनल वीडियोज़ का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है, और इसने कहीं ना कहीं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मदद किया है ना, टू एडवांस देयर लर्निंग बियॉन्ड द पेंडेमिक यूजिंग टैलेंटेड टीचर कम्युनिकेशन। उसके बाद केस स्टडी निकल कर आती है कि जो स्टेट लाइक तमिलनाडु, केरला, इन्होंने करिकुलम बेस्ड वीडियो लेसन्स, यानी कि यूँ कह सकते हो कि ताकि स्टडी इंजॉयमेंट लगे, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट 2020 फ्रॉम बिकम ए 0 ईयर, ये एक टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कोई एजुकेशन ही ना हो सके बच्चों में 2020 में। तो इसके लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लाइक डिजिटल एजुकेशन, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। हालांकि ये सब तो चीज़ें बीत गई है, तो वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब एनरोलमेंट जो कम हुई है वो इंश्योर करे कि एनरोलमेंट बढ़े, ठीक है। लर्निंग लॉस हुआ है तो उस गैप को ख़त्म किया जाए, एलोंग विथ हाइब्रिड लर्निंग जहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लस फिजिकल लर्निंग दोनों हो। स्टडी मटेरियल को इंश्योर किया जाए, उसके बाद डिजिटल डिवाइड को ख़त्म किया जाए। तो ये हमने कवर किया आपका पूरा टॉपिक। होप यू अंडरस्टूड। ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं गया बिकॉज इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, ऑलरेडी मैंने बार बार इसको चीख चीख कर आपको बताया है। होप यू अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं कि कौन सा लेक्चर हमें शुरुआत करना है, लेकिन 1-2 दिन के रेस्ट के बाद, बिकॉज अभी फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और इस बीच में अगर इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक तैयार हो जाता है तो हम उसको कवर करवा देंगे डेफिनेटली, ताकि बीपीएससी स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। और आप भी इसे देख सकते हैं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वाली टॉपिक्स होंगी, तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू एज वेल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। हैव ए नाइस डे। ठीक है, बाय बाय।